नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं चर्चा में हाजिर हूं शकील साजिद। राजधानी रायपुर के मैरिन ड्राइव तेलीबांधा तालाब के किनारे सड़क पर खड़े होने वाली गाड़ियों से आखिरकार पार्किंग शुल्क की वसूली शुरू। निगम की टीम ने सड़क किनारे पहले ही मार्किंग कर दी थी, लेकिन पहले ही दिन काफी बद इंतजामी नजर आई। जहां बाइक खड़ी होनी थी वहां कारें खड़ी थी, और जहां कार खड़ी की जानी थी वहां बाइक। पहले ही दिन लोगों के साथ निगम की टीम की तीखी बहस भी हुई। निगम का दावा था कि बुजुर्गों से पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन मौके पर मौजूद कर्मचारी ऐसे लोगों से भी वसूली करते रहे। निगम यहां 4 घंटे बाइक खड़ी करने के लिए 10 रुपये और कार के लिए 20 रुपये पार्किंग शुल्क वसूल कर रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे मीडिया की टीम तेलीबांधा पहुंची, जहां टहल रहे राम प्रसाद दुबे ने जब कर्मचारियों को पार्किंग की पर्ची काटते देखा तो उन्होंने टीम से कहा कि मैं कई बार घर से पैदल तो कई बार गाड़ी से रात को शाम को रोज टहलने आता हूं, तो क्या गाड़ी से आने पर मुझे भी पैसे देने होंगे? इस पर टीम ने उनसे शुल्क नहीं लेने की जानकारी दी। वहीं दोपहर 12 से रात 10 बजे तक 1200 गाड़ियों से पैसे की वसूली। निगम में पार्किंग व्यवस्था संभालने के लिए निगम ने 3 राजस्व अधिकारियों के साथ टीम प्रहरी के 7 सदस्यों की ड्यूटी लगाई। टीम ने दोपहर 12 से रात 10 बजे तक पार्किंग की वसूली की। इसमें 2 पहिया और 4 पहिया मिलाकर 1200 से अधिक वाहनों की पार्किंग की वसूली। निगम ने टीम को रसीद बुक के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट के लिए निगम मुख्यालय के बैंक खाते का QR कोड भी है, ताकि राशि सीधे निगम के खाते में हो। फैसले के पहले दिन तेलीबांधा तालाब सड़क किनारे शाम 6 से रात 8 बजे तक निगम की व्यवस्था वसूली करने वाली टीम के व्यवहार के साथ यहां आने वाले की प्रतिक्रियाओं को भी लोगों ने जाना। हालांकि वॉक करने वालों के लिए ग्रीन जोन की व्यवस्था नहीं है। तेलीबांधा तालाब पहुंचने वालों को मंगलवार से अचानक पर्ची देकर पार्किंग शुल्क की वसूली, लोग हैरान हैं। इसका विरोध करने पूर्व महापौर एजाज ढेबर और पूर्व MIC मेंबर अजीत कुकरेजा आए हुए समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। नेताओं ने यह कहा कि फैसला बिना किसी ठोस अध्ययन और स्पष्ट नीति के लिया गया है। सवाल उठाया कि जिस जमीन पर शुल्क वसूला जा रहा है वह निगम की है या नहीं। जब वाहन सुरक्षा की जिम्मेदारी वाहन मालिक पर है तो ठेकेदार की भूमिका क्या है? दोनों नेतृत्व ने निगम की विरोधाभासी कार्यशैली और वर्तमान महापौर के बदले रुख पर भी सवाल उठाया। चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज टीना मुनीम अंबानी अपना 69वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। 1975 में वे फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया बनी। इसके बाद अरूबा में मिस टीन एज इंटरकॉन्टिनेंटल कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट किया, जिसमें फर्स्ट रनअप रही। टीना मुनीम, जिन्हें आज टीना अंबानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय फिल्म जगत और सामाजिक कार्यों की शानदार शख्सियत है। 11 फरवरी 1957 को गुजराती परिवार मुंबई में जन्म हुआ। बेहद आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली, पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव मॉडलिंग और अभिनय की ओर बढ़ने लगा। टीना मुनीम ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। 1975 में उन्होंने फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब जीता और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। देव आनंद ने फिल्म देश प्रदेश 1978 में उन्हें लॉन्च किया। फिल्म सफल रही और टीना रातों रात चर्चा में आई। 1980 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में काम किया। टीना मुनीम ने अपने दौर के बड़े सितारों ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, संजय दत्त, धर्मेंद्र के साथ काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में लूट मार, मनपसंद, बातों बातों में, कर्ज, सौतन और राखी शामिल है। फिल्म सौतन में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और इस फिल्म में शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, ये गाना सुपरहिट गाना था जो आज भी लोगों की पसंद बना है। वहीं राखी ने संजय दत्त के साथ जो पहली फिल्म थी उनकी, संजय दत्त की रॉकी, उसमें अभिनय किया। टीना अपनी सादगी, मासूमियत और स्किन प्रेजेंस के लिए जाना जाती है। 1980 के दशक तक उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, अपने कैरियर के शिखर पे थी, निजी जीवन को प्राथमिकता दिया। टीना मुनीम का नाम एक वक्त राजेश खन्ना के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने उद्योगपति अनिल अंबानी से विवाह किया। शादी के बाद वे टीना अंबानी के नाम से जानी जाने लगी। उनके 2 बेटे हैं, जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी।
टीना ने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाकर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी भूमिका तय कर ली। वे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में योगदान देती हैं। इसके अलावा टीना अंबानी शिक्षा और कला के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वे हार्मोनी फॉर सिल्वर फाउंडेशन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करती हैं। टीना मुनीम का जीवन ग्लैमर, सफलता और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलित उदाहरण है। एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने 80 के दशक में अपनी खास पहचान बनाई। वहीं एक समाज सेवी और उद्योगपति परिवार के सदस्य के रूप में आज भी सामाजिक क्षेत्र में वे सक्रिय हैं। एक और शानदार शख्सियत भारतीय सिनेमा कमाल अमरोही एक बड़े निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। कमालुद्दीन अमरोही हिंदी फिल्मों की क्लासिक शैली और शास्त्रीय कथानक को खूबसूरती से पर्दे पर पेश करते थे। 1918 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में जन्म। उनमें कला और साहित्य की रुचि थी। शुरुआत में उन्होंने शायरी और नाटक में हाथ आजमाया। बाद में उनकी प्रतिभा ने उन्हें मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भेजा। फिल्म कैरियर की शुरुआत कमाल अमरोही ने 1940 के दशक मुंबई पहुंचा। सबसे पहले स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन में अपना नाम बनाया। उनकी पहली बड़ी पहचान निर्देशक के रूप में मल्हार जैसी फिल्मों के माध्यम से हुई, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1950 के दशक में, जब उन्होंने फिल्म मुगले आजम से जुड़े। ये फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई, बल्कि इसे भारतीय सिनेमा की एक शाहकार महाकृति माना गया। इस फिल्म ने कमाल अमरोही को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। कमाल अमरोही ने कई फिल्में, क्लासिक फिल्में दी। दूसरी पाकीज़ा ये फिल्म 1972 में भारतीय सिनेमा की शास्त्रीय और भावनात्मक कहानियों का उत्कृष्ट उदाहरण है। कमाल अमरोही का निजी जीवन भी फिल्मी दुनिया में चर्चा रहा। वे मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के पति रहे। उन्होंने उनके निर्देशन और फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि उनके जीवन में व्यक्तिगत उतार चढ़ाव आए। कमाल अमरोही भारतीय सिनेमा के ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने फिल्मों को शास्त्रीय और शाही अंदाज में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने संवाद, निर्देशन और कहानी सुनने के तरीके से सिनेमा को हमेशा प्रेरित किया, आने वाली पीढ़ियों के लिए मानक स्थापित किया। H-1B वीज़ा लंबे समय से अमेरिका में विदेशी पेशेवरों को काम करने का अवसर देता रहा है। ये वीज़ा विशेष रूप से तकनीकी और IT क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय पेशेवरों के लिए एक रास्ता रहा है जहां वे अपनी विशेषज्ञता और कौशल का उपयोग करके अमेरिका की कंपनियों में ज़बरदस्त योगदान देते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। हालांकि हाल में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन में कुछ विधेयकों ने प्रस्तावित किया है कि H-1B वीज़ा को समाप्त किया जाए। उनका तर्क है कि इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए अधिक नौकरी के अवसर मिलेंगे, लेकिन इसका सीधा असर उन लाखों पेशेवरों पर होगा जो भारत और चीन या अन्य देशों से अमेरिका में काम कर रहे हैं। भारतीय IT पेशेवरों और इंजीनियरों में इस खबर को लेकर गहरी चिंता है। कई लोग जो अपने कैरियर की शुरुआत अमेरिका में कर रहे हैं या लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, उनके भविष्य के रास्ते अस्थिर हो सकते हैं। कंपनियों के लिए चुनौती है क्योंकि अमेरिकी टेक सेक्टर में विदेशी विशेषज्ञों की भरमार है। यदि यह वीज़ा समाप्त होता है तो भारतीय IT कंपनियों और पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करने का मौका खत्म हो जाएगा। इससे सिर्फ व्यक्तिगत कैरियर ही नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग, आर्थिक संबंधों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय पेशेवरों के लिए ये वक्त अपनी भविष्य योजना पर विचार करने का है। कई लोग वैकल्पिक विकल्पों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में अवसर तलाश करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपने कैरियर को भारत में विकसित करने पर ध्यान देंगे। H-1B वीज़ा खत्म करने का प्रस्ताव न केवल कैरियर और आर्थिक अवसरों पर असर डालेगा, बल्कि अमेरिका और भारत के तकनीकी सहयोग को भी प्रभावित करेगा। जरूरी है कि पेशेवरों को सही जानकारी, वैकल्पिक विकल्प और नई रणनीतियों के माध्यम से अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद मिले। अमेरिका के एक सांसद ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। उनका कहना है कि कंपनियों ने बार बार इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया और सस्ते विदेशी श्रमिकों को अमेरिका में इंपोर्ट किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा के रिपब्लिक प्रतिनिधि ग्रेग स्ट्यूब ने एक्साइल एक्ट पेश किया, जिसमें इमिग्रेशन और नागरिकता कानून में संशोधन करके
H-1B वीजा को खत्म करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय हितों को यह वीजा खत्म करता है, वहीं इससे अमेरिकियों को प्राथमिकता देगा। अमेरिका में अमेरिकी सांसद ने कहा, हमारे कामगार और युवा H-1B वीजा की वजह से लगातार विस्थापित और आधारहीन हो रहे हैं, जो हमारे कार्यबल की कीमत पर कंपनियों और विदेशी प्रतिस्पर्धियों को फायदा पहुंचाता है। हम अपने बच्चों के सपनों को तब तक बरकरार नहीं रख सकते जब तक हम उनका हिस्सा गैर नागरिकों को सौंपते रहेंगे। इसलिए मैं एक्साइल एक्ट पेश कर रहा हूं ताकि मेहनत कश अमेरिकियों को फिर से प्राथमिकता दी जा सके। भारतीय प्रोफेशनल का एक बड़ा तबका अमेरिका में रहने और काम करने के लिए H-1B वीज़ा का इस्तेमाल करता है, जो कि भारतीय पेशेवरों को एक बड़ा झटका लगेगा। इससे रायपुर मेडिकल कॉलेज की टीम ने हाल में एक ऐसे केस में जीवन और अंग दोनों की रक्षा करने वाली अद्भुत सफलता हासिल की, जिसे सुनकर हर कोई फख्र महसूस कर रहा है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके हाथ की मुख्य धमनी चाकू से कट गई। जैसा कि हम जानते हैं कि हाथ की मुख्य धमनी का कटना बेहद गंभीर स्थिति होती है। इसके चलते व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय मदद नहीं मिलती तो हाथ की उंगलियां या पूरा हाथ ही खो सकता है। लेकिन रायपुर मेडिकल कॉलेज की टीम ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में संजीदगी और तेज निर्णय की क्षमता के साथ कदम उठाया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने हाथ की मुख्य धमनी को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। इस तरह की सर्जरी में समय की बड़ी भूमिका होती है। विलंब होने पर अंग खोने का खतरा होता है। डॉक्टरों ने अत्यंत निपुणता और अनुभव का परिचय देते हुए धमनी को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। चोट से संबंधित अन्य नसों और मांसपेशियों का भी ध्यान रखा। त्वरित कार्रवाई और विशेषज्ञता के कारण युवक का हाथ सुरक्षित और काम करने योग्य है। सफलता सिर्फ तकनीकी कौशल की नहीं, बल्कि रायपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के समर्पण, टीम वर्क और तत्परता का प्रमाण है। ऐसे मौके पर उनके परिवार की मानसिक स्थिति भी बेहद नाजुक होती है। डॉक्टरों ने न केवल शारीरिक उपचार किया, बल्कि मरीज को मानसिक सहारा भी दिया। मतलब ये कि रायपुर मेडिकल कॉलेज अब सिर्फ शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र नहीं, बल्कि आपातकालीन और उच्च तकनीकी सेवाओं का एक भरोसेमंद संस्थान बन गया है और पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। विभागाध्यक्ष कृष्णकांत साहू ने बताया कि 34 वर्षीय युवक को अत्यधिक रक्त बहने और गंभीर अवस्था में अंबेडकर अस्पताल के ट्रामा यूनिट में लाया गया। मरीज अमलेश्वर का निवासी और एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी में कार्यरत है। वो अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से रायपुर रेलवे स्टेशन जा रहा था, तभी एक ई रिक्शा से टक्कर हो गई। विवाद के दौरान रिक्शा चालक ने उसके बाएं कंधे पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। चोट इतनी गंभीर थी, कंधे की हड्डी के पीछे से गुजरने वाली मुख्य धमनी पूरी तरह खत्म हो गई। चोट लगते ही धमनी से तेज रक्त स्त्राव होने लगा और कुछ ही देर में मरीज बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्थायी रूप से काटन लगाकर रक्त बहना रोका गया। साथ ही बाएं हाथ में रक्त प्रवाह भी बंद हो गया था। हाथ का रंग बदलने लगा, इससे ताकत खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में समय पर ऑपरेशन नहीं होने पर हाथ काटने की नौबत आ सकती थी। परिजनों अन्य अस्पतालों में ले गए, लेकिन चोट की गंभीरता को देखते वहां इलाज करने से इनकार हुआ। मरीज को दोबारा अंबेडकर अस्पताल के हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग लाया गया, जहां तत्काल सर्जरी का निर्णय लिया। चिकित्सा महाविद्यालय के डीन विवेक चौधरी ने इस सफलता को पूरे प्रदेश के लिए गौरव बताया। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में भी उच्च स्तरीय और जीवन रक्षक उपचार संभव है। अस्पताल अधीक्षक संतोष सोनकर ने कहा कि हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग, ट्रामा यूनिट और एनेस्थीसिया टीम की समन्वित प्रयास से ये जोखिम भरी सर्जरी सफल हो पाई। पूरी की पूरी टीम को, विवेक चौधरी को, कृष्णकांत साहू को, संतोष सोनकर को और उनकी पूरी टीम को हम इस बेहद शानदार कार्य के लिए DA+ न्यूज़ की ओर के तरफ से भी सलाम करते हैं। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।